नमस्कार, अभिनंदन और आभार। मैं डॉक्टर बलबीर कौर पंचकूला से। हम एकार्ट टोल की बुक द पावर ऑफ नाउ के 8वें चैप्टर एनलाइटेंड रिलेशनशिप पर बातचीत कर रहे हैं। अब तक हमने जिन बिंदुओं पर, जिन पॉइंट्स पर बातचीत की है वो हैं: एंटर द नाउ फ्रॉम वेयर एवर यू आर, लव हेट रिलेशनशिप्स, addiction and search for wholeness, from addictive to enlightened relationships। और आज हम करने जा रहे हैं रिलेशनशिप एज स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से शुरू करेंगे। तो जब हम एनलाइटेंड रिलेशनशिप्स के बारे में बात करते हैं तो हम एकार्ट टोल के उस पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जिसमें वो कहते हैं कि जो आपके रिलेशनशिप हैं वो इस तरह से हो सकते हैं कि आप एनलाइटेंड बहुत आसानी से हो सकते हैं। और आध्यात्मिक साधना जो है वो हमारी और गहरी, ताजी और तेजी से चल सकती है अगर हमारे संबंध ठीक होते हैं। तो आध्यात्मिक साधना के रूप में हमें जिन बिंदुओं पर बातचीत करनी है या ध्यान देना चाहिए वो है कि जब इगोइक मोड ऑफ कॉन्शियसनेस में हम होते हैं, जब हम अहंकारी चेतना के वशीभूत होते हैं, यानी जब हमारा ईगो, जब हमारा माइंड हावी होता है, तो उस समय उसके द्वारा कई ऐसे चीजें खड़ी की जाती हैं सभी क्षेत्रों में, जैसे राजनीतिक है, सामाजिक और आर्थिक है। तो वो इस तरह से चीजें खड़ी कर जाती हैं कि सब कुछ धाराशायी होने के कगार पर पहुंच जाता है, सभी कुछ कोलैप्स होने के कगार पर पहुंच जाता है। और जो पुरुष और स्त्री के संबंध हैं वह भी संकट की स्थिति में पड़ जाते हैं, डीप स्टेट ऑफ क्राइसिस उनमें भी आ जाती है और उनके आपसी संबंधों में ये सारी बातें रिफ्लेक्ट होनी शुरू हो जाती हैं, प्रतिबिंबित होनी शुरू हो जाती हैं। और आज जो अवस्था है सारे संसार में, सारी जो ह्यूमैनिटी है, मानवता है, वह इस क्राइसिस से गुजर रही है, क्योंकि प्रत्येक पुरुष और स्त्री अपने मन के द्वारा संचालित हो रहा है, मन उन पर हावी है और मन के द्वारा, ईगो के द्वारा, सेल्फ के द्वारा, अहम के द्वारा वह रेगुलेट किए जा रहे हैं। तो क्योंकि मनुष्य के मन में मन के साथ एसोसिएशन का जो ढर्रा है, पैटर्न है, वो बढ़ता ही जा रहा है, इसलिए आज ये जो रिश्तों की जड़ें हैं यह बीइंग तक नहीं पहुंच रही हैं, पहुंची ही नहीं है, बल्कि उनमें रुकावट है। इसीलिए रुकावट है कि आदमी ने अपने आप को मन के साथ एसोसिएट इतना ज्यादा कर रखा है कि वो जो अपना होना है, जो बीइंग है, जो प्रेजेंस है, उस तक वो पहुंच ही नहीं पा रहा है। और वे रिश्ते कॉन्फ्लिक्ट और प्रॉब्लम्स के अंतर्गत उलझ गए हैं, वे रिश्ते समस्याओं और टकरावों के बीच आ गए हैं और दुख दर्द में तब्दील होते जा रहे हैं। आज लाखों लोग या तो अकेले रह रहे हैं या घनिष्ठ संबंध, अच्छे संबंध, इंटेंस रिलेशनशिप, इंटीमेट रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करने में असफल रह रहे हैं, या वे पिछले रिश्ते के इतने ज्यादा प्रभावी हैं कि उस पागलपन को वो दोबारा नहीं दोहराना चाहते, यानी दूसरे लोग अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण के कारण जो उनमें इल्यूसिव गोल ऑफ फुलफिलमेंट है कि अगर हम इन रिलेशंस के द्वारा अपनी गोल को प्राप्त कर सकते हैं तो वो है बेशक कि एक के बाद एक दूसरा रिश्ता बनाए रखते हैं, वरना आजकल लोग इन रिश्तों से दूर रहना उन्होंने शुरू कर दिया है। लेकिन फिर भी वह सुख दुख के इस चक्र से निकलकर एक दूसरे चक्र में ही फंसते जा रहे हैं। दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है इस गड़बड़ी भरे रिश्ते में आज भी साथ साथ रहना कुछ कपल जारी रखते हैं
चाहे उसमें कितनी भी नेगेटिविटी भरी हो, कितनी भी नकारात्मकता भरी। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कोई कारण है जिसके कारण वह इस रिश्ते में चले जा रहे हैं। जैसे एक मुख्य कारण है कि उन अपने बच्चों की खातिर वह इस संबंध में चले जा रहे हैं। रिश्ते की आदत उनको पड़ गई है, अकेले पड़ जाने के डर से भी वो इस रिश्ते में बंधे रहते हैं, या कोई ऐसे फायदे के बारे में सोचते हैं जो कि इस संबंध में ना रहने से उनके वो फायदे खत्म हो जाएंगे। तो इन 3-4 मुख्य कारणों से बच्चों की खातिर रिश्ते की आदत पड़ जाती है और अकेले होने का डर सताता है, और कोई ऐसे फायदे उनको दिखाई देते हैं जो कि इस रिश्ते में रहकर वो उनका फायदा उठा सकते हैं, अगर रिश्ते से बाहर आ जाते हैं तो उनको वो फायदे नहीं। तो ये मतलब इनको एक ऐसा अनकॉन्शियस एडिक्शन, अचेतन चस्का लग जाता है, जो कि इनके अंदर जज्बाती नाटकों का ड्रामा जो हम करते हैं, कुछ ना कुछ कहानियां घड़ते रहते हैं मन के वशीभूत होकर, और दुख की, एक्साइटमेंट की, पेन की भावना को जो उत्तेजित करता है, उन चीजों में फंसकर हम रह जाते हैं। लेकिन फिर भी हर संकट, हर खतरा ही हर संबंध लेकर नहीं आता है, बल्कि यह अवसर भी हमारे सामने प्रस्तुत है। इसमें केवल पेन या डेंजर्स ही नहीं है, कुछ अपॉर्चुनिटीज भी हमारे सामने लाते हैं। कब ये अपॉर्चुनिटीज आती हैं? अगर रिश्ते इगोइक माइंड पैटर्न से दूर होकर, ऐसे मन के अहम के प्रभाव में आकर, उन डरों से दूर होकर अगर हम एनर्जाइज करते हैं, उनको बल देते हैं, तो हम उनको फिर मैग्नीफाई कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, और इस तरह से जो हमारा बहुत दिनों से चला आ रहा दुख है, जिसको हम संचित दुख कहते हैं, उसको भी यह एक्टिवेट कर रही है। तब ऐसे रिश्ते से भागने की बजाय हमें सच्चाई को मान लेना चाहिए। यानी ये एक अपॉर्चुनिटी किस चीज की है कि बेशक दुख दर्द है, पेन है, सफरिंग है, लेकिन अगर उसको, सच्चाई को मान लेते हैं, किसी भी चीज को, किसी भी फैक्ट को, किसी भी वास्तविकता को अगर हम स्वीकार कर लेते हैं, तो हमारा दुख आधा कम हो जाता है। और ये कहते हैं कि क्यों ना इसको स्वीकार कर लिया जाए, और क्यों ना पार्टनर के साथ सहयोग किया जाए। ऐसी अवस्था, ऐसी अपॉर्चुनिटी हमारे सामने इस दर्द भरे रिश्ते से उत्पन्न भी होती हैं, जिनका हम फायदा उठा सकते हैं। और लेकिन इस अवसर को, इस अपॉर्चुनिटी को हम तभी पहचान सकते हैं जब हम उस स्थिति के सभी फैक्ट्स को समझ लें, सभी सत्यता को समझ लें और स्वीकार कर लें। स्वीकार करना इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम इसको नकारते रहेंगे, तब तक हमारे लिए अवसर की जो खिड़कियां हैं, अपॉर्चुनिटीज की जो विंडोज हैं, वो हमारे लिए नहीं खुलती हैं, और हालात बद से बदतर होते चले जाते। तो जब हम जान जाते हैं कि हम अशांत हैं, तो ये जानना ही अशांतता को खत्म करने का एक तरीका है। हमारी अशांतता शांतता में बदल जाती है। यानी जो जैसी स्थिति है, उसको हमें जान लेना और उसको मान लेना हमारी दुख दर्द को कम करना होता है। जहां तक इनर ट्रांसफॉर्मेशन की बात है, भीतरी रूपांतरण की बात है, आप कुछ नहीं कर सकते, ना ही आप अपने आप को और ना ही अपने पार्टनर को या अन्य किसी को बदल सकते हैं। जो भी आप कर सकते हैं वह है कि आप रूपांतरण के लिए स्थान बनाना शुरू कर दें, जगह बनाना शुरू कर दें, जहां पर आपके ऊपर परमात्मा की ग्रेस, कृपा, या आपके होने का जो स्थिति है वो आपकी आ सकती है। ग्रेस बरस सकती है, प्रेम बरस सकता है। तभी हो सकता है जब आप एक स्पेस क्रिएट करते हैं, एक जगह बनाते हैं इस चीज के लिए, किस चीज के लिए, कि जो स्थिति है उसको हम समझे भी और उस स्थिति से को स्वीकार भी करें। तो तब जब आपके संबंध सही नहीं चल रहे हो और आप और आपके पार्टनर के बीच पागलपन की स्थिति आ रही हो, तो आपको खुश भी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि अचैतन्यता यानी अनकॉन्शियसनेस, बेहोशी, मूर्छा, जब आपको पता चल रहेगा कि वह हमारे अंदर है, उसका जानना, और जो कुछ वहां दफन था, क्या था दफन? उसके नीचे प्रकाश
जो था उसको हम बाहर ला सकते। इस बेहोशी के नीचे प्रकाश भी है, विद्यमान है हमारे बीइंग के होने का, उसको हम बाहर ला सकते हैं और ये हमारी मुक्ति का, हमारी साल्वेशन का एक बहुत बड़ा अवसर हमें प्राप्त हो। तो एकार्ट टोले कहते हैं कि हर पल को, हर क्षण को की जानकारी को आप संभाल कर रखिए, खास तौर पर अपने अंतर मन की दशा को, इनर स्टेट को, जो आपकी भीतरी दशा है उसकी पल पल की खबर रखिए और उस पल पल की खबर को, अवस्था को, स्थिति को संभाल कर रखिए। अगर गुस्सा है तो जानिए कि गुस्सा है, यदि ईर्ष्या है जानिए कि ईर्ष्या है, डिफेंसिवनेस है तो डिफेंसिवनेस को महसूस कीजिए। अगर अर्ज है आपके अंदर आर्गुमेंट करने की तो आप उस अर्ज को पहचानिए। खुद को सही साबित करना चाहते हो, बच्चे की तरह प्रेम और तवज्जो लेना चाहते हो, किसी भी तरह का कोई दुख दर्द है, जो कुछ भी उस पल में आप महसूस कर रहे हैं, उस पल की वास्तविकता का ज्ञान रखना आवश्यक है। और उस ज्ञान को जब हम संभाल के रखते हैं तो ये आपसी रिश्ता, आपका ये संबंध आपकी साधना का रास्ता बन जाता है। आप अपनी साधना को आगे बढ़ा सकते हैं, आप अपनी आध्यात्मिक साधना को में गहराई ला सकते हैं। अगर आप अपने पार्टनर में अनकॉन्शियस वाला व्यवहार कि वो बेहोश है, मूर्छा वाला है, रिएक्ट करेगा, आर्ग्यू करेगा, ऐसा आपको पता चलता है तो आप अपने ज्ञान के प्रेम पूर्ण आलिंगन में रहिए, उसको संभाल कर रखिए। क्या ज्ञान? कि मैं बीइंग हूँ, मेरा होना है, मैं मन के अंतर्गत रहने वाली छाया नहीं हूँ, मैं एक वास्तविक सच्चाई हूँ। उस चीज को जब हम ध्यान रखेंगे तो अगर हमारा पार्टनर रिएक्ट करता है तो उस समय हम संयत रह सकते हैं, सहनशील रह सकते हैं। यानी दूसरे शब्दों में हम उस वक्त उनके रिएक्शन पर अपना रिएक्शन नहीं देंगे। तो बेहोशी और ज्ञान लंबे, लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण बात ये है कि बेहोशी और ज्ञान जो यानी नोइंग है कि ये आदमी बेहोश है, ये दोनों साथ साथ नहीं रह सकते। चाहे ज्ञान एक अनकॉन्शियस व्यक्ति के पास हो या ना हो, और उस व्यक्ति में जो बेहोश होकर व्यवहार कर रहा है, इन दोनों में एक साथ ये काफी दूर तक नहीं चल सकते। इनके अंदर अटैक और हॉस्टिलिटी की जो भावना है उसके पीछे रहने वाली ऊर्जा के लिए प्रेम की उपस्थिति, यानी प्रेम का होना और प्रेजेंस रहना, यानी होशपूर्ण रहना, उन दोनों को इंटॉलरेट। जब आदमी मूर्छा में होता है तो वह इन चीजों को टॉलरेट नहीं कर पाता। लेकिन अगर आप अपने पार्टनर की बेहोश पूर्णता पर कभी भी रिएक्ट करते हैं तो हम स्वयं भी अपना होश खो बैठते हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि जब आपको पता चले कि आपका पार्टनर रिएक्ट कर रहा है तो आपको सहनशील होना जरूरी है। अपने ज्ञान को पहचानना, अपने होने को पहचानना आवश्यक है, क्योंकि अगर हम भी उसी की तरह रिएक्ट कर देंगे तो हम अपना होश खो देंगे और हम उस जैसे ही हो जाएंगे। लेकिन यदि आपने उस समय रिएक्शन को याद रखा तो हमारा कोई भी नुकसान नहीं होगा, वरना हम नुकसान के दायरे में आ जाएंगे। जो वो पेन या दर्द भुगत रहा है वो हमें भी उसका शिकार हम हो सकते। तो आज अगर हम पूर्ण मानवता को देखते हैं तो विकास करने का मानवता के ऊपर आज भारी दबाव है, क्योंकि एक जाति के रूप में अपने अस्तित्व को बचाए रखना के लिए यही एकमात्र संभव, यानी विकास का होना मानवता के लिए बहुत आवश्यक है। और यह आपके जीवन के हर पहलू और विशेषकर क्लोज रिलेशनशिप पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालती है। रिलेशनशिप जो हमारे थे इससे पहले कभी भी इतने प्रॉब्लमेटिक और कॉन्फ्लिक्ट रिडन या संघर्षों से भरे नहीं है। जो आज के युग में या आज की जो स्थिति है, कोरोना का हमारा चल रहा है, दूसरी समस्याएं हैं जो कि बहुत लोगों को प्रभावित कर रही हैं, ये अगर हम नोटिस करते हैं तो ये है आपको खुश या भरा पूरा बनाने के लिए नहीं। यही चीजें हमारे लिए कॉन्फ्लिक्ट और संघर्ष का कारण बनती है। लेकिन अगर आप संबंधों के द्वारा
साल्वेशन के उद्देश्य को पूरा करना चाहते हो, तो आपको बार बार इस डिसइल्यूजनमेंट को दूर करना पड़ेगा, इस मोह भंग का सामना करना पड़ेगा जो मन के द्वारा खड़ा कर दिया जाए। लेकिन अगर आप ये स्वीकार कर लेते हो कि संबंध आपको होशपूर्ण बनाने के लिए है, न कि खुश करने के लिए है, तब रिलेशनशिप आपको मुक्ति का रास्ता, साल्वेशन का रास्ता बता। तो खुश रहने के लिए रिलेशनशिप नहीं है, ये जब वास्तविकता, ये फैक्ट जब आप महसूस कर लेते हो, ये बल्कि हमें होशपूर्ण बनाने के लिए है ये संबंध, तो हमें यह मुक्ति का रास्ता बताएगा। You will be aligning yourself with higher consciousness। ऐसी अवस्था में आप अपने आप को उच्चतर चेतना के स्तर पर ला रहे हो, आप अपना विकास कर रहे होंगे, हायर कॉन्शियसनेस की तरफ जाएंगे, जो कि आप इस संसार में रहते हुए उसको अपनी तरफ लाना चाहते हैं या उस अवस्था में आप जाना चाहते हैं। जो लोग पुराने ढर्रे को, पुराने माइंड के पैटर्न्स को थामे रहते हैं, उनके लिए पेन, वायलेंस, कंफ्यूजन यानी दुख, दर्द, हिंसा, अनिश्चितता और पागलपन बढ़ते ही है। इसलिए एक दूसरे को बेहोश होने के लिए एक्यूज मत करो, ब्लेम मत करो। संबंधों में कभी भी पार्टनर को एक्यूज ना करें, ब्लेम ना करें कि वह ही बेहोश है, बल्कि दोनों तरफ की बात को ऑब्जर्व करना चाहिए। जिस क्षण आप आर्गुमेंट करना शुरू करते हो, तब आप अपने आप को एक मानसिक स्थिति के साथ जोड़ रहे हो, और तब आप न केवल उस मानसिक स्थिति को बल्कि अपने सेल्फ को भी डिफेंड कर रहे हो। जब हम अपनी बात को प्रूव करने के लिए आर्गुमेंट करते हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे अहंकार को चोट लग रही है। हम अपने अहम को संतुष्ट करने के लिए आर्गुमेंट पे आर्गुमेंट देना शुरू करते हैं, ताकि हम अपने आप को सही सिद्ध कर सकें। इस समय सब कुछ जब ऐसा आप कर रहे होते हैं, तो आप सब कुछ आपका अहंकार के चार्ज में, अहंकार सारी चीजों को संभाल लेता है। तुम अनकॉन्शियस हो जाते हो, और कई बार यह सही अवसर होता है जब आप अपने पार्टनर के व्यवहार के विशेष पहलुओं को पॉइंट आउट करना ठीक होता है, लेकिन बड़ी सावधानी। वो कहते हैं ये एक अपॉर्चुनिटी है, जब आप ऐसी अवस्था में होते हो, अपने अहम को कोई भी पार्टनर सिद्ध करने के लिए आर्गुमेंट्स में जाता है, तो दूसरे पार्टनर के लिए ये एक अवसर साबित होता है कि वह उस पार्टनर को उसकी कमियां तो बताए, लेकिन बहुत सावधानी से, इस तरह से कि वो दूसरा हर्ट भी ना हो और वह उसकी कमियों के बारे में जान। लेकिन ये तब संभव होगा जब आप प्रेजेंट में होंगे, उसी पल में होंगे, अब और यही होंगे, तभी यह ऐसा कर सकते हो, वरना आप भी अहंकार में ग्रसित हो जाते हो। तो बिना दूसरे को एक्यूज किए, बिना दूसरे को ब्लेम किए और दूसरे को गलत ठहराए, जब आप अपने पार्टनर को बेहोशपूर्ण व्यवहार करने से बचाना चाहते हैं या उसे दूर करना चाहते हैं, तो आपको उस समय क्या करना चाहिए कि आपको उस वक्त जजमेंटल नहीं होना, इन्हीं निष्कर्षों पर नहीं पहुंचना चाहिए, बल्कि प्रतिक्रिया करने की बजाय, रिएक्शन करने की बजाय हमें कोशिश इस बात की करनी चाहिए कि या तो रिएक्शन से पूरी तरह फ्री हो जाएंगे हम, अगर रिएक्शन हम करते हैं और वो सही साबित होता है तो फ्री हो जाएंगे, या फिर प्रतिक्रिया के बावजूद उसको जानकर रहेंगे कि वास्तविकता क्या। तो जब ये दो स्थितियां आ जाती हैं, तो फिर ये है आकाश होगा, जहां पर ये ऐसा स्पेस होगा, ये ऐसा अवसर होगा, ये ऐसी स्थिति होगी जहां पर प्रतिक्रिया का अवलोकन भी होगा, आप रिएक्शन को देख भी पाएंगे और उसे होने भी देंगे। ऐसी स्थिति में हम अंधेरे से जूझने की, डार्कनेस या दुख की स्थिति में होने की बजाय प्रकाश को बाहर ला रहे हैं। दूसरे शब्दों में, गलती पर भड़कने की बजाय उस गलती को देखने के साथ साथ उसके पार भी देख रहे हैं, यानी डबल एरोड कॉन्शियसनेस हो जाएगी। हम गलती को देख भी रहे होंगे और दूसरी तरफ उसके पार भी देख रहे होंगे कि केवल यही स्थिति नहीं है, इसके पार भी स्थिति है, क्योंकि हम प्रेजेंट में होंगे। दूसरे शब्दों में, जानकारी होना, प्रेम पूर्ण होना
प्रेजेंस का एक ऐसा स्पेस क्रिएट करता है, आपके वर्तमान का एक ऐसा स्पेस क्रिएट करता है जिसमें सभी लोगों को, सभी चीजों को वैसे ही रहने दिया जाता है या ऐसी ही दिखती हैं जैसी होती, उन पर कोई दूसरा चश्मा नहीं चढ़ता है, आपकी भावनाओं का, आपकी फीलिंग्स का, आपके एटीट्यूड का चश्मा नहीं चढ़ता है, बल्कि वो वैसी ही दिखती हैं जैसी वो हैं, क्योंकि उन्हें बदलने वाला वहां पर मन रूपी कोई कैटलिस्ट एजेंट नहीं बचता है जब आप प्रेजेंट में होते। तो अगर आप इसकी प्रैक्टिस करें तो ये हो ही नहीं सकता कि आपके जोड़ीदार, आपका पार्टनर आपके साथ भी रहे और बेहोश भी, दोनों बातें उस वक्त नहीं हो सकती। वह होशपूर्ण भी रहेगा और प्रेजेंट में भी रहेगा और ये संबंध अच्छे से स्थापित हों। अगर इस तरह से दोनों पार्टनर इस बात पर सहमत हो जाएं कि आपका संबंध आपकी आध्यात्मिक साधना बना रहेगा, तो वही सबसे अच्छी बात है। आपको जो ही कोई विचार या भाव उठता है या प्रतिक्रिया आए तो उसे अभिव्यक्त कर दें, उसी वक्त बता दें। अपने रिलेशनशिप में ये सबसे महत्वपूर्ण है कि जो भी ऐसा विचार आए जो कि पॉजिटिव नहीं है या कोई ऐसी प्रतिक्रिया आती है तो उसको ज्यादा देर ना रखें, उसी समय अपने पार्टनर के साथ एक्सचेंज कर लें, शेयर कर लें, बता दें। इतना समय का अंतराल या गैप ना आने दें कि जो दबाई गई चीज है, जो व्यक्त नहीं की गई है, वो भावना, व्यथा या शिकायत घाव ना बने। अगर ऐसे हम इस चीज को दबा लेते हैं तो वो एक बाद नासूर बन जाता है, घाव बन जाता है, फिर उसका इलाज करना बहुत लंबा हो जाता है, बहुत दुष्कर हो जाता है, कठिन हो। तो आप ये भी सीखिए कि जो कुछ भी आप महसूस कर रहे हैं, बिना किसी दोषारोपण, बिना किसी ब्लेम, बिना किसी एक्यूजेशन के किस तरह व्यक्त करें, अपने पार्टनर को किस तरह करें कि उसको दुख भी ना हो, वो महसूस भी ना करे, नाराज भी ना हो और उसको हर्ट भी ना हो, तो उसको करने की हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए और वो विधा जाननी चाहिए। दूसरा है अपने पार्टनर को खुले मन से कैसे सुना जाए, यानी अपने मन में अपने बचाव के लिए कोई भी मोर्चाबंदी किए बगैर अपने मन में बिल्कुल सच्चाई के साथ रहते हुए उसको सुना जाए, अपने पार्टनर को बिल्कुल निष्पक्ष होकर प्रेम पूर्ण रूप से सुना जाए। तीसरा है अपने जोड़ीदार को अपने बात को अभिव्यक्त करने के लिए, प्रकट करने के लिए, सामने रखने के लिए स्थान दीजिए, स्पेस दीजिए। अपनी स्वतंत्रता भी रखिए और उसकी स्वतंत्रता का भी मान रखिए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप प्रेजेंट में रहिए, वर्तमान में रहिए, उसी पल में रहिए। नेक्स्ट है कि इसके साथ साथ आपको निंदा, आलोचना और खुद को सही सिद्ध करना या आक्रामक होना, अहम की पुष्टि करने के जो तरीके हैं उनसे दूर रहें। इसके अलावा दूसरों को और खुद को स्पेस देना और अवेलेबल करवाना बहुत पूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बिना प्रेम फल फूल नहीं सकता। संबंधों को विध्वंस करने वाले दो कारकों को अगर आप हटा देते हैं, मिटा देते हैं, यानी अगर ये आगे जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं इन दो बिंदुओं को अगर हम हटा देते हैं तो हमारे संबंधों में और भी अच्छाई आनी शुरू हो जाएगी, सहयोग आना शुरू हो जाएगा, एक सौहार्दपूर्ण संबंध हो जाएगा। क्या है वो कि यदि आपने अपने संचित दुख, पेन बॉडी, जो कि आपकी पास्ट में जितने भी आपको दुख हुए हैं, जब आप उनको अक्यूमुलेट करते जाते हो तो एक पेन बॉडी का रूप ले लेती है। तो अगर आपने उस पेन बॉडी को ट्रांसम्यूट कर दिया है, ट्रांसफॉर्म कर दिया है, और दूसरा अपने मन और मनोदशा से अपनी एसोसिएशन तोड़ ली है, खत्म कर दी है, आप हमेशा के लिए उससे बाहर आ गए हैं, तो आप और आपके पार्टनर ने दोनों ने ऐसा कर लिया है, तो आप अपने संबंध को पल्लवित और पुष्पित होने का आनंद अनुभव कर सकते, वो आप बहुत बढ़िया संबंध को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। एक दूसरे को अपनी पीड़ा, अपना दुख, अपना दर्द, अपनी अनकॉन्शियसनेस का, अपनी बेहोशी का, मूर्छा का आईना दिखाने की बजाय एक दूसरे के प्रति आपके दिल में बसने वाले प्रेम को रिफ्लेक्ट करें। ऐसा करने से हम एक दूसरे को ब्लेम करने की बजाय या एक दूसरे को शीशा दिखाने की बजाय हमारा जो
एटीट्यूड होगा, इससे प्रेम ही प्रतिबिंबित हो। वह प्रेम जो संपूर्ण के साथ एक होने पर महसूस हो, ऐसा तब हो। तो कौन सा प्रेम है ये, किस प्रकार का प्रेम है ये, हमारे दोनों में ऐसा प्रेम उपजेगा जो कि संपूर्ण के साथ, परम तत्व के साथ जब हम एक होते हैं, होल में आ जाते हैं, तो वह जो प्रेम होता है उसी प्रेम को यहाँ हम महसूस करते हैं, जिसका कोई विलोम नहीं होता, जिसका कोई अपोजिट नहीं होता, जिसको हम ब्लिस कहते हैं, जिसको हम आनंद कहते हैं। लेकिन अगर आपका पार्टनर पेन बॉडी और माइंड से अभी भी एसोसिएशन बनाए रखता है और आप उससे मुक्त हो गए हैं, आपका पार्टनर तो पेन बॉडी और माइंड से अभी तादात्म्य बनाए हुए हैं, पहचान बनाए हुए हैं, और आप उससे मुक्त हो गए हैं, स्वतंत्र हो गए हैं, तो उसके लिए एक मेजर चैलेंज हो, उसको बहुत ज्यादा एक चैलेंज का, एक चुनौती का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी एनलाइटेंड व्यक्ति के साथ एक अनकॉन्शियस व्यक्ति का रहना बहुत ही कठिन है, वो आसान नहीं है। दूसरे शब्द में कहें कि आपके जोड़ीदार के अहम के लिए ये उसके साथ रहना बड़ा खतरा बन जाए। जो उसका ईगो है, जो उसका अहम है, जो सेल्फ है, वो कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि जो एनलाइटेंड पर्सन है उसके साथ वो रहे। अहम को तो समस्याओं का और कन्फ्लिक्ट व टकराव के रूप में, शत्रुओं के रूप में खुराक चाहिए, फीडबैक चाहिए। जब तक उसको वो फीडबैक नहीं मिलता है, तब तक जो उसका सेपरेटनेस है, जो उसकी डुअलिटी है, दुई है, उस भावना को पुष्ट करने के लिए जिस पर उसकी पहचान बनती है, उसके बिना उसका गुजारा नहीं। इसलिए एनलाइटेंड व्यक्ति का जोड़ीदार बुरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड, खिन्न, निराश, विषाद में रहना आरंभ कर देता है क्योंकि उसकी फिक्स पोजीशंस है, उसका अड़ियल रवैया है, उसका कोई प्रतिरोध नहीं करता है, यानी ये बातें उसको कोलैप्स करने के लिए काफी होती हैं, यानी डामाडोल, कमजोर और भाराशायी कर देती हैं। परिणाम क्या होता है कि अहम का, ईगो का नुकसान होता है, वह शेकी और वीक हो जाता है, और संचित जो बॉडी है, जो पेन बॉडी है, उसको बार बार जो खुराक मिलती है वो भी बंद हो जाती है। वाद विवाद, बहसबाजी, नाटक करना, तमाशा और द्वंद्व, टकराव, ये सभी तलब पूरी नहीं हो पाती, इसलिए मन अहम बहुत ही बेचैन हो जाता है। एनलाइटेंड पुरुष के पास या एनलाइटेंड व्यक्ति के पास ये सब चीजें नहीं होती, वहाँ शांति होती है, पीस होती है, जॉय होती है, स्टिलनेस होती है, तो मन को, अहम को बहुत चोट पहुंचती है। लेकिन वो कहते हैं, एकार्ट टोले कहते हैं कि सावधान हो जाइए। कुछ लोग जो अनरिस्पॉन्सिव और इनसेंसिटिव है, वो हमेशा विड्रॉन की फीलिंग में रहते हैं, पीछे हटने की फीलिंग में रहते हैं, अपनी भावनाओं से कट ऑफ रहते हैं, और दूसरों को कन्विंस कराने की कोशिश करते हैं कि वे तो एनलाइटेंड हैं, हालांकि एनलाइटेंड नहीं होते, लेकिन फिर भी वो ऐसा नाटक करते हैं, और वो कहते हैं कि एसोसिएशन नहीं है मन और मानसिक भावनाओं के साथ, या कम से कम ये महसूस कराने की कोशिश करते हैं कि वे गलत नहीं है, और सब गलती उनके पार्टनर की है। महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में ये चीज ज्यादा देखने को मिलती है कि वह अपने महिला पार्टनर को हमेशा ब्लेम करते हैं और उसी को गलत ठहराने की कोशिश करते हैं। वे अपनी महिला पार्टनर को अधिक इरिटेबल, इरेशनल, इमोशनल देखते हैं, लेकिन अगर आप इमोशनल फील कर सकते हैं, इमोशंस को फील कर सकते हैं, तो आप अपने बिल्कुल नीचे रहने वाले, जो इस इमोशनल फीलिंग के नीचे जो रहती है हमारी इनर बॉडी, जो रेडियंट है, जो चमकती है, जिसमें से रोशनी निकलती है, जो प्रकाशमय है, उस बॉडी से हम दूर नहीं रह जाते। लेकिन अगर अपनी बुद्धि से हम सोचते हैं, अपने हेड से सोचते हैं, तो फासला बहुत बढ़ जाता है, और तब आपको अपने इनर बॉडी में पहुंचने के लिए, अपने भीतरी शरीर में पहुंचने के लिए, आपको भावनात्मक शरीर में, इमोशनल बॉडी में चैतन्यता यानी कॉन्शियसनेस को प्रवेश कराने की आवश्यकता पड़ती है। आप इतने उसमें इमोशंस में घुस गए होते हो कि आपको बहुत ज्यादा चेतन्यता की आवश्यकता पड़ती है।
अब यदि आपके अंदर से प्रेम और आनंद नहीं फूट रहा, नहीं आ रहा है, आप उसका अनुभव नहीं कर रहे हैं और सभी जीवों के प्रति प्रेजेंस और ओपननेस को भी आप महसूस नहीं कर रहे हैं, पूर्ण विद्यमानता को, प्रेजेंस को नहीं जान रहे हैं, तो आप एनलाइटेंड या ज्ञानी पुरुष नहीं है, ज्ञानी व्यक्ति नहीं है। तो आत्मज्ञानी होने का पहला तो ये हो गया कि आपको प्रेजेंस भी होगी और ओपननेस भी होगी, सभी जीवों के प्रति प्रेम होगा, और वो प्रेम ऐसा होगा जो कि होल होने के बाद ही महसूस होता है, उसमें ये दूसरी चीजें नहीं। वो एकार्ट टोल कहते हैं कि आत्मज्ञानी होने का अगला इंडिकेटर है कि आप डिफिकल्ट और चैलेंजिंग स्थिति में प्रतिकूल स्थिति में भी जब चीजें गलत हो जाएं तो आप कैसे बिहेव करते हैं। आपके सामने चैलेंजिंग सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है, डिफिकल्ट स्थिति आ जाती है, तो उस समय आपका बिहेवियर ये इंडिकेट करेगा कि आप एनलाइटेंड है या नहीं। यदि आपका एनलाइटनमेंट स्वयं को भ्रम में रखने वाला है, तो आप जीवन को ऐसी चुनौती देगा जो आपकी अनकॉन्शियसनेस, आपकी मूर्छा, आपकी बेहोशी को किसी भी फॉर्म में, चाहे वो फियर हो, चाहे वो एंगर हो, उसको डिफेंसिवनेस के रूप में आप आएंगे और उसको प्रकट कर देगा और बाहर ले आएंगे। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो मैनी ऑफ योर चैलेंजेस विल कम थ्रू योर पार्ट। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, दूसरी संबंधों में नहीं है, अकेले नहीं है, तो फिर ये ऐसे चैलेंजेस जो आपके सामने आते हैं वह आपके पार्टनर के थ्रू आते। लेखक कहते हैं कि जैसा मैंने पहले भी बताया था, यदि आपको बीमारी की जड़ समझ आ जाती है तो आपकी अनगिनत मैनिफेस्टेशंस को एक्सप्लोर करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर मेन बात आपको समझ आ जाती है कि बीमारी किस बात में, मन जो है, अहंकार जो है, अहम जो है, सेल्फ जो है, अगर उसके पैटर्न्स को तोड़कर हम अपनी तादात्म्यता जो तोड़ लेते हैं तो यही बीमारी का इलाज है और यही हमारी मेन बीमारी है। तो फिर क्या होता है, ऐसा समझ आ जाए तो हम अनगिनत मैनिफेस्टेशन को एक्सप्लोर करने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम बार बार अलग अलग चीजों को टेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि प्रत्येक चुनौती रूप बदल कर आती है और उस स्थिति में से निकलने का अवसर भी हमें प्रदान करती है। बीमारी की हर स्टेज पर मुक्ति संभव। लेखक कहते हैं कि कोई भी चैलेंज हो, कोई भी चुनौती हो, कोई भी बीमारी हो, उससे निकलने का रास्ता भी साथ साथ हमारे पास हो। उदाहरण उन्होंने दिया है कि महिला की शत्रुता पुरुष के लिए मन के साथ एसोसिएशन की स्थिति से बाहर आकर वर्तमान में रहने का एक सिग्नल है। महिला की जो शत्रुता है, हॉस्टिलिटी है पुरुष के प्रति, उसके जो मन के साथ एसोसिएशन बनाकर वो शत्रुता को महसूस कर रही है, वो उससे बाहर आ सकती है अगर वर्तमान स्थिति को वो पहचान ले और वर्तमान स्थिति में रहने की जो उसको अपॉर्चुनिटी है, ये एक सिग्नल है कि वह इस स्थिति से बाहर आ सकती है। वह मन के साथ पहचान ना बनाकर बेहोशी से बाहर आकर अगर वर्तमान में जीना शुरू कर देती है तो ये निश्चित है कि वो जान ले कि वो समय आ गया है कि वह उससे बाहर आ सकती। दूसरी तरफ महिला पेन बॉडी को में जाने की बजाय अपने इमोशनल पेन को देखने वाली बने, अपने जो भावनात्मक दर्द है उसकी एक वॉचर बन जाए ताकि वह अब में आ सके, प्रेजेंट में आ सके और दर्द का ट्रांसमिट करना जो है उसको इनिशिएट कर सके, दर्द को वो ट्रांसफॉर्म करके प्रेम में परिवर्तित कर सके। इससे जो दुख दर्द के कंपल्सिव और ऑटोमेटिक जो बाहरी प्रोजेक्शन है वो सब खत्म हो गए। ऑटोमेटिक रूप से और कंपल्सिव रूप से दुख के जो दर्द के होने वाले प्रोजेक्शन हैं उनसे भी उसको छुटकारा मिल, फिर वो अपने पार्टनर को अपनी भावनाएं बता सकती है। हालांकि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो सुनेगा, लेकिन पुरुष को ये बात विद्यमान और उपस्थित रहने का अच्छा अवसर प्रदान करता है। अगर पुरुष अपनी महिला पार्टनर की बात सुनता है तो वह विद्यमान और उपस्थित रहने के लिए, प्रेजेंट रहने के लिए उसको एक अच्छा अवसर मिलता है। दूसरा है कि मन के
पुराने ढर्रे को, ओल्ड पैटर्न्स को बिना सोचे समझे बार बार बाहर उठकर आने का, बार बार सतह पर आने का जो पागलपन है, उसके चक्कर को से भी दूर हो सकते हैं, उस चक्कर को भी तोड़ा जा सकता है। अगर महिला यह अवसर खो देती है तो महिला व उसके दर्द के प्रति, अपने बचाव के प्रति पुरुष अपने मानसिक और भावनात्मक रिएक्शन को वॉच कर सकता है। अगर औरत इस अवसर का फायदा नहीं उठा सकती तो पुरुष अपने रिएक्शन को, इस मानसिक और भावनात्मक रिएक्शन को वॉच कर सकता है और बजाय खुद को रिएक्शन का शिकार बनाने के एक वॉचर के रूप में काम कर सकता है, होश पूर्ण रह सकता है, कॉन्शियस रह सकता है। इस तरह वह अपनी पेन बॉडी को ट्रिगर होते देख सकता है और उसकी इमोशंस में कॉन्शियसनेस को ला सकता है। जब उसको पेन बॉडी दिखाई दे जाती है और उसको पता चल जाता है कि ट्रिगर होने वाली है, तो वो कॉन्शियसनेस को लाकर, चैतन्यता को लाकर उस स्थिति से बच सकता है। इस तरह एक प्योर अवेयरनेस की एक स्पष्ट और शांत अवस्था का उदय होता है, जानकार होने का, नोइंग होने का कि हम इस स्थिति को जानने वाले हैं। इस स्थिति के मौन साक्षी बन जाते हैं, साइलेंट विटनेस हो जाती है, दृष्टा होने का हमारे पास एक समय आ जाता है, स्थिति आ जाती है, यानी हम वाचक हो जाते हैं। तो सजगता की ये अवस्था, अवेयरनेस की ये अवस्था जब आती है तो पेन को नकारती नहीं है, लेकिन उसके पार रहते। जैसे हम कहते हैं ना कि ध्यान करने के बाद, आध्यात्मिक साधना के बाद स्थिति बदल जाती है, सुख दुख नहीं रहते। सुख दुख क्यों नहीं रहते? क्योंकि हम अवेयर हो जाते हैं और हमें जो सुख दुख है वो ना लगते, उसके पार जो हमारी स्थिति है, हमारा बीइंग है, हमारा होना है, उसको जब हम अनुभव कर लेते हैं तो ये चीजें सम लगती हैं, बराबर लगती हैं, इनका कोई भी असर हमारे ऊपर नहीं है। ये कहते हैं कि ये सजगता पीड़ा को होने तो देती है, लेकिन साथ ही साथ ट्रांसम्यूटेशन, तत्वांतरण उसका करती जाती है। यह प्रत्येक हर चीज को स्वीकार कर लेती है और प्रत्येक चीज को ट्रांसफॉर्म करती जाती है। इस बीइंग में, इस अपने होने में, प्रेजेंस में ये इतनी ज्यादा ताकत है, यह इतना ज्यादा सही मार्ग पर चलती है। वो लेखक कहते हैं कि पत्नी के लिए एक द्वार खुल जाता है जिसमें से होकर वह स्पेस में पति से आसानी से मिल सकता है। जब हम एक दूसरे को स्पेस देते हैं, एक दूसरे की बात सुनते हैं, स्थिति को समझते हैं, ये तब होता है जब हम अपने प्रेजेंस में रहते हैं। तो कहते हैं पत्नी को अपने पति से आसानी से स्पेस मिल जाता है और वो एक दूसरे को समझता है। तो वो कहते हैं यदि आप अपने रिश्ते में लगातार प्रीडोमिनेंटली प्रेजेंट में रहते, मतलब मुख्यतया आप अधिक से अधिक प्रेजेंट में रहते हो, तो आपके पार्टनर के लिए यह एक बड़ी चुनौती है। क्यों चुनौती होगी? क्योंकि वह बहुत देर तक आपकी विद्यमानता का, आपकी प्रेजेंस का बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसको उसके साथ वैसी स्थिति में आना पड़ेगा, क्योंकि वो ज्यादा देर तक बेहोश या अनकॉन्शियस नहीं रह पाएगा। अगर वे राजी हैं, तैयार हैं, तो ये उस दरवाजे से जो अपने लिए आपने उनके लिए खोला है, बाहर आ जाएंगे और आप जिस जागृत अवस्था में हैं, जिस अवेयरनेस में हैं, उसी में आपके साथ शामिल हो जाएंगे। अगर वो तैयार नहीं है तो आप पानी और तेल की तरह अलग हैं। दोनों स्थितियों की अपॉर्चुनिटी आपके पास है। अगर आपका पार्टनर, आपका पति या पत्नी चाहे तो वह आकर स्पेस जब उसको मिल जाता है तो कॉन्शियसनेस में आकर वह होशपूर्ण हो सकते हैं। और अगर वह उस स्थिति से नहीं निपट पाते हैं तो आप दोनों एक दूसरे से पानी और तेल की तरह अलग हो सकते हैं। जो अंधेरे का आदि है उसके लिए रोशनी में रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। यानी जो पार्टनर मन के चंगुल में रहता है, अंधेरे में रहता है, उसके लिए रोशनी में रहना बहुत ही मुश्किल है। तो उसके पास दो रास्ते लेखक ने बताए हैं कि या तो वह कॉन्शियस होके रहे या फिर वह अलग हो जाए। तभी ये संबंध का संचालन इस प्रकार से होगा कि आप साथ रहेंगे तो बहुत बढ़िया प्रेम पूर्ण रहेंगे, और अगर साथ नहीं रहेंगे तो आप अलग हो। तो जो ये
हमारे रिलेशनशिप में ये आध्यात्मिक साधना इसमें बहुत अच्छी तरीके से हमारी चलती है। नेक्स्ट जो लेखक ने पॉइंट लिया है, बिंदु लिया है, वो है कि व्हाई वुमेन आर क्लोजर टू एनलाइटमेंट। महिलाएं एनलाइटमेंट के, आत्मज्ञान के, आत्मबोध के निकट क्यों हैं? क्या महिलाओं और पुरुषों के लिए आत्मज्ञान के मार्ग की बाधाएं, रुकावटें, मुश्किलें एक जैसी होती हैं? हाँ, जवाब दिया है लेखक ने कि एक जैसी ही होती है, लेकिन एम्फेसिस जिन बातों पर है वो अलग है। कैसे हैं कि आमतौर पर कहते हैं कि स्त्री के लिए महसूस करना, फील करना, अपने शरीर में रहना बहुत आसान है। वह नेचुरली बीइंग के नजदीक होती है और पुरुष के अपेक्षा बीइंग के और अधिक निकट होती है और अधिक निकट रहा करती है। इसलिए उसके लिए एनलाइटमेंट की संभावना भी अधिक रहती। प्राचीन सभ्यताओं ने निराकार और ट्रांसेंडेंटल रियलिटी की वास्तविकता को स्त्री रूप में, फीमेल फिगर के रूप में चुना है और फीमेल एनोलॉजीज के रूप में चुना है। यानी जो सिमिलरिटी और रिजेम्बलेंस है जो ट्रांसेंडेंटल रियलिटी में और जो फॉर्म के रूप में है, फॉर्मलेस है, उसकी जो एक जैसी चीजें हैं वो उन्होंने फीमेल फिगर से ली है, उसको एक फीमेल फिगर की तरह माना है और इसको अक्सर एक गर्भ के रूप में देखा जाता था जो सृष्टि में प्रत्येक चीज को जन्म देती। जितनी भी चीजें सृष्टि में जन्म होती हैं वो गर्भ से जन्म होता है उनका। तो इसके फॉर्म को, और स्त्री क्या है, इसको गर्भ में रखती है इसको, और फिर जो ये फॉर्म है, आकार जो आता है, इसको पालती और पोषित करती है। यानी फॉर्म क्या है, मूर्त रूप वाले जीवन को यह पालती और पोषती। ताओ ते चिंग नाम की एक बहुत पुरानी और प्रोफाउंड बुक है जिसमें ताओ को बीइंग के रूप में ट्रांसलेट किया जा सकता है। उन्होंने कहा है ताओ या बीइंग क्या है, ये इनफाइनाइट है, ये अनंत है, इसका कोई और छोर नहीं है। ये सब जगह इसका होना है, ये अनंत है, इसकी कोई सीमाएं नहीं है, असीम है, यह शाश्वत है, इटरनली प्रेजेंट है। कभी कोई ऐसा क्षण नहीं हुआ जब ये प्रेजेंट ना हो, बल्कि हर समय अटल रूप से, शाश्वत रूप से मौजूद है। और जो ये संपूर्ण सृष्टि को इस प्रकार अनंत, असीम और शाश्वत है, उसको जन्म देने वाली भी माँ है, इसके रूप में परिभाषित की। इसलिए कुदरती तौर पर नेचुरली स्त्रियां पुरुषों की अपेक्षा इसके यानी एनलाइटनमेंट के ज्यादा नजदीक हैं, क्योंकि वही वर्चुअली अनमैनिफेस्टेड को बॉडी में धारण करती है। जो वह कंसीव करती है तो जो अनमैनिफेस्टेड है, अननोन है, हमारी आंखों के सामने नहीं है, जिसे हम देख नहीं पाते, वो अपने शरीर में धारण करती है। दूसरी तरफ औरतों और सारे प्राणियों को, सभी जीवों को, अन्य पदार्थों को आखिरकार परम स्रोत में वापस चले जाना है। जो हमारा वन लाइफ परम स्रोत है उसमें हमें चले जाना है। सब कुछ ताओ में, बीइंग में समाप्त हो जाता है। केवल ताओ ही, बीइंग ही चिरस्थायी है, हमेशा रहने वाला है, अटल है, शाश्वत। क्योंकि इसका इस स्रोत को स्त्री के रूप में माना गया है, इसीलिए मनोविज्ञान और पुराण विज्ञान, मनोविज्ञान और पुराण विज्ञान में इसे आद्य स्त्री, आर्कीटाइपल फेमिनियन की रोशनी और अंधकार वाले आयामों के रूप में बताया। आर्कीटाइपल जो फेमिनाइन है उसके दो आयाम है, अंधेरा भी और रोशनी। यानी परम देवी या दिव्य माँ, गॉडेस या डिवाइन मदर के रूप में इसके दो आयाम होते हैं। एक तो वो जीवन देती है और दूसरा वही जीवन लेती है। इस प्रकार स्त्री को डिवाइन फेमिनिन के रूप में लिया जाता था, कहने का अर्थ ये। लेकिन जब मनुष्यों ने, ह्यूमन बीइंग्स ने अपने माइंड के नियंत्रण में रहकर, अपने मन के अंतर्गत रहकर
काम करना शुरू कर दिया और अपने दिव्य तत्व की वास्तविकता से संबंध खो दिया, तो उन्होंने परमात्मा को मेल फिगर के रूप में सोचना शुरू कर। ये एक ऐसा युग आया जहां पर परमात्मा को मेल फिगर के रूप में देखा जाने लगा। समाज मेल डोमिनेटेड हो गया और फीमेल को सबऑर्डिनेट, सेकेंडरी और अधीनस्थ माना जाने लगा। दूसरे शब्दों में सच्चाई ये है कि जो माइंड की एनर्जी फ्रीक्वेंसी, माइंड की जो अपनी सत्ता है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वह भी ऐसी लगती है जैसे कि मेल ही की हम बात कर रहे हैं। जैसे माइंड रेजिस्ट करता है, नियंत्रण अपने हाथ में लेने की जद्दोजहद करता है, औरों का इस्तेमाल करता है, हेरा फेरी किया करता है, आक्रमण करता है, अटैक करता है, हथियाने और कब्जाने की कोशिश करता है। यही वो वर्च्यूज हैं, यही वो गुण हैं जो उसको मेल या पुरुष होने का एक आभास देते हैं। यानी जब माइंड की कोई बात होती है तो वो मेल से बराबरी की जाती है। यही कारण है कि ईश्वर ट्रेडिशनली फिर पेट्रियार्कल हो गया, पितृसत्तात्मक हो गया, उसकी फिगर पिता वाली हो गई, कंट्रोलिंग अथॉरिटी हो गया और एक अक्सर क्रोधी सत्ता बन गया जिससे तुम्हें डरना चाहिए। ओल्ड टेस्टामेंट में भी ये कहा गया कि ऐसा ईश्वर मनुष्य के मन की ही उपज हो सकता, उसके दिव्य तत्व की उपज नहीं हो सकती। तो मन से पार जाने के लिए और पुनः बीइंग की डीपर रियलिटी को जानने के लिए और जुड़ने के लिए एक अलग ही तरह के गुण धर्म की आवश्यकता होती। वो गुण धर्म कौन कौन से हैं? वो है समर्पण। समर्पण क्या है? ये फेमिनिन एनर्जी को दर्शाता है। नॉन जजमेंटल, निर्णय या निष्कर्ष से परहेज, एक खुलापन जो जीवन का विरोध करने के बजाय जो हो रहा है उसे होने दिया जाता है, और सभी को अपने स्नेहिल आलिंगन में लेने की क्षमता, सभी को अपने प्रेमपूर्ण आंचल में ढकने की क्षमता। यह सब गुण स्त्री स्वभाव के अधिक नजदीक लगते हैं। मन शक्ति कठोर और रिजिड होती है, बीइंग एनर्जी कोमल और झुकने वाली है, सॉफ्ट और यील्डिंग है, और फिर भी मन के मुकाबले इनफाइनेटली शक्तिशाली होती है। ये झुकने वाली होती है, कोमल होती है, लेकिन यह इसका विस्तार, इसका अनंतता, इसका असीमता, इसकी विशालता अधिक होती है। माइंड हमारी सिविलाइजेशन को चलाता है, जबकि बीइंग के हाथों में हमारे इस ग्रह का और इसके पार का भी समस्त जीवन चलता है। माइंड हमारी सभ्यता को चलाता है केवल, और बीइंग के हाथों में हमारे ग्रह का और उसके परे भी जो जीवन है उसका समस्त जीवन चला। बीइंग वही इंटेलिजेंस है, वही प्रज्ञा है जिसका ये फिजिकल यूनिवर्स विजिबल मैनिफेस्टेशन जो आज हम संसार देखते हैं, यह उस बीइंग की इंटेलिजेंस का मूर्त रूप है जो हमारे सामने है। यद्यपि स्त्रियां पोटेंशियली इसके ज्यादा निकट हैं, लेकिन पुरुष भी अपने भीतर इसको एक्सेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पुरुष इस तक नहीं पहुंच सकते। आज की अगर स्थिति हम देखते हैं तो कार्टून बताते हैं कि इस समय अधिकतर पुरुष और स्त्रियां अपने मन की ग्रिप में, अपने मन के चार्ज में हैं, यानी उन्होंने अपने आप को थिंकर और पेन बॉडी के साथ एसोसिएट कर, वह अपने आप को सोच विचार के दायरे में उन्होंने कैद कर रखा है और पेन बॉडी को साथ में संभाले हुए हैं। जो भी उनके सफरिंग्स रही, पेन रहा, नेगेटिविटी रही, उनको संभाल कर एक्यूमुलेट किया हुआ है, और जब भी ट्रिगर होता है वो अपना प्रभाव दिखाता है। तो कहते हैं निसंदेह ये वही अवस्था है जो एनलाइटनमेंट को नहीं होने देती है। ऐसी स्थिति में आप एनलाइटन नहीं हो सकते और प्रेम भी फल फूल नहीं सकते। साधारण नियम के मुताबिक पुरुष के लिए तो सबसे बड़ी बाधा उसका विचार करता मन है, उसका थिंकिंग माइंड है जो हर समय सोचता रहता है। स्त्री के लिए सबसे बड़ी रुकावट उसकी पेन बॉडी है जिसको वो संचित करके रखती है, एक्यूमुलेट करके रखती है। यद्यपि किन्हीं खास केसों में इसका उल्टा भी सत्य हो सकता है कि पुरुष के साथ पेन बॉडी का हो और औरत के साथ थिंकिंग का
माइंड हो, ये दोनों भी हो सकते हैं। और दूसरे केसेस में और तीसरे केसेस में दोनों फैक्टर्स बराबर भी हो सकते हैं, किसी के ऊपर कोई भी फैक्टर लागू हो सकता है। तो ये है एक ऐसा पॉइंट है जिसको कि हम कह सकते हैं कि why women are closer to enlightenment. नेक्स्ट पॉइंट है डिसॉल्विंग द कोलेक्टिव फीमेल पेन बॉडी। लेखक कहते हैं व्हाई इज द पेन बॉडी मोर ऑफ एन ऑब्स्टिकल फॉर वुमेन। औरतों के लिए ही पेन बॉडी क्यों एक बड़ी रुकावट है, एक बड़ी बाधा क्यों है? इसके दो पहलू, एक तो व्यक्तिगत पहलू है और एक सामूहिक पहलू है। व्यक्तिगत पहलू में तो व्यक्ति के निजी जीवन में जो पास्ट में जितने भी इमोशनल पेन इकट्ठे हुए हैं उनका जो रेजिडू बच जाता है, जो उनका अवशेष बच जाता है, वे इसके अंतर्गत आते हैं। सामाजिक पहलू में वो आते हैं कि जो ह्यूमन साइकी है, जिसके अंदर जो सदियों से हजारों वर्षों से रोग आए हैं, अत्याचार हुए हैं, उत्पीड़न हुए हैं, युद्ध लड़े गए हैं, हत्याएं हुई हैं, क्रूरता दिखाई गई है, ये सब चीजें जो है यह सामूहिक पहलू के रूप में आते हैं। तो सामूहिक संचित दुख में कई रूप इसके होते हैं। लेखक कहते हैं कि जिन जातियों और प्रजातियों में, जिन देशों में बहुत अधिक लड़ाइयां हुई, बहुत कलह हुए, बहुत संघर्ष हुए, हिंसाएं झेली हैं जिनके, उनके संचित दुख औरों की अपेक्षा बहुत ज्यादा होते हैं। और जिनमें खुद को दुख के एसोसिएशन से बाहर निकलने की पर्याप्त चेतनता ना हो और जिनका संचित दुख बहुत प्रबल हो, तो वह व्यक्ति अपने भावनात्मक संचित दुख को बार बार जीने के लिए मजबूर होते हैं। तो कॉन्शियसनेस में नहीं आ पाते, संचित दुख भी उनका प्रबल हो जाता है, इंटेंस हो जाता है, तो वह व्यक्ति अपने संचित दुख को, अपने भावनात्मक दुख को बार बार जीने के लिए मजबूर होते हैं और आसानी से हिंसा का शिकार बन जाता है। संचित दुख के अलावा इसी प्रकार हर स्त्री अपने निजी उस संचित दुख में भी अपना एक अंश रखती है। यानी जो स्त्रियों के ऊपर भी सदियों से अत्याचार होते आ रहे हैं, दमन होता आ रहा है, रेप होता आ रहा है, वो जो विमेन साइकी है उसमें ये घर कर चुका है, प्रवेश कर चुका है। जब कहीं दूसरी तरफ भी होता है तो वो दर्द उस स्त्री को भी होता है जो इसकी शिकार नहीं होती। तो लेखक कहते हैं कि जिसे सामूहिक संचित दुख कहा जा सकता है वह जब तक स्त्री पूर्ण रूप से चैतन्य नहीं हो जाती तब तक तो यह उनके ऊपर हावी रहता है और हजारों वर्षों से स्त्रियां इसको सहन करती आ रही है। और वह एकत्र दुख जो उसने पुरुष द्वारा उसे मिला है, दमन के जरिए, दास्ता के जरिए, बलात्कार के जरिए, प्रसव और बच्चे पैदा करने के जरिए, तो ये उसको जो मिला हुआ है वो भी उसको बार बार ट्रिगर करता है, दुख की स्थिति में ले जाता है। इसके साथ साथ में जो भावात्मक और शारीरिक पीड़ा उन्हें मेंस्ट्रुएशन के दौरान होती है, मासिक धर्म के दौरान होती है, उससे पहले और उसके साथ हुआ करती है, वह भी संचित दुख का एक सामाजिक पहलू होता है जो कि अपनी डोरमेंट अवस्था से, सोई अवस्था से जाग जाता है। और यह पहलू जीवन ऊर्जा को शरीर में से फ्रीली प्रवाहित होने में बाधा डालता है। जो लाइफ एनर्जी है उसको पूरी तरह से, उसके फ्लो को ये चलने नहीं देता, बहने नहीं देता, उसमें रुकावट डाल। यह मासिक धर्म जो है उसी का प्रकट शारीरिक रूप, लाइफ एनर्जी हमारी फ्लो नहीं होती, जो मासिक धर्म होता है ये उसी का एक प्रकट रूप हमारे सामने। तो मासिक धर्म के दौरान अक्सर स्त्रियों पर जो पेन बॉडी का दर्द है वो हावी हो जाता है और उनमें शक्तिशाली जो एनर्जी का एक चार्ज होता है, एक आवेग आता है, वह अपनी तरफ उन्हें अनकॉन्शियसली खींचता रहता है और तब वह एक एक्टिव एनर्जी फील्ड के अधीन हो जाती हैं जो उनके आंतरिक आकाश पर कब्जा कर लेता है और ऐसा दिखाता है कि जैसे उस उनके अपने होने की जो बीइंग की स्थिति है उसको आच्छादित कर लेता है, ढक लेता है। और ये दर्द कहता है कि वो वह ही है, वह स्वयं जो औरत है वो यही है, इसका यही रूप है, कोई और अन्य रूप नहीं है। लेकिन वास्तविकता ये होती है कि वह आप नहीं होती बल्कि संचित दुख उसके माध्यम से बोलता है, उसके माध्यम से कार्य करता है, उसके माध्यम से सोचता है।
आपके जीवन में नकारात्मक स्थितियां पैदा करता है और उस ऊर्जा से वह खुराक लेता रहता है, फीडबैक लेता रहता है और वो चाहता है कि ये दुख दर्द किसी तरह से भी बना रहे ताकि पेन बॉडी यूं की यूं बनी रहे, मन की जो प्रधानता है वो चलती है। तो एक स्त्री के रूप में अब हमारा मुख्य कार्य क्या है कि आप इस संचित दुख को ट्रांसम्यूट करें ताकि वह आगे कभी आप और आपके सच्चे स्वरूप, आपके ट्रू सेल्फ के बीच में ना आ सके। वो कैसे होगा? निस्संदेह आपको एनलाइटनमेंट के रास्ते में ये दूसरी बाधा है और वह है आपका थिंकिंग माइंड, आपका विचार करने वाला मन। उसके साथ भी आपको डील करना पड़ेगा। पेन बॉडी का हो गया तो, और दूसरा हो गया थिंकिंग माइंड। लेकिन संचित दुख के निवारण करने में जो आपकी शक्तिशाली प्रेजेंस है, आपका मौजूद रहना है, आपकी विद्यमानता है, वह आपको मन से, मन की एसोसिएशन से, मन के तारतम्य से मुक्ति दिलाएगी, थिंकिंग माइंड से निजात दिलवाएगी। सच्चाई तो ये है कि जो एकमात्र शक्ति यहाँ है वह इसी पल में है, वर्तमान में है, वह आपकी प्रेजेंस की शक्ति है। इसके जानने के बाद ही आप जानेंगे कि आपके अंदर के आकाश के लिए आप ही जिम्मेदार हैं और कोई नहीं। यानी जब इस स्थिति को सारी को जानबूझकर और आप देखते हो कि इसका इलाज, इस बीमारी का, इस रोग का इलाज प्रेजेंस ही है, तो आपको पता लगता है कि आप ही के पास वो स्पेस है, आप ही के पास वो शक्ति है और ताकत है जिससे कि आप इस दुख से बाहर आ सकते हो। और आप यह भी जानेंगे कि जो ये अतीत है, जो पास्ट है, जो दुख का कारण है, वह अब की ताकत के सामने, प्रेजेंट की ताकत के सामने, वर्तमान की ताकत के सामने ठहर नहीं सकता है। इसलिए मन के साथ पहचान आपको पेन बॉडी से डील करने में रोकती है। उसको कैसे आप उससे सुलझते हो, इसके लिए रुकावट डालती है। देखने में आया है कि कुछ स्त्रियां जो व्यक्तिगत स्तर पर खुद को शिकार होने की छवि से बाहर निकालने में काफी कॉन्शियस हो गई हैं, होशपूर्ण हो गई हैं, वह स्थिति को समझने लगी और वे सामूहिक स्तर पर भी इसकी शिकार होने वाली छवि से अपने आप को मुक्त कर लेती हैं। लेकिन बहुत सी ऐसी स्त्रियां हैं वह इससे नहीं निकल पाती हैं और जो पुरुषों ने स्त्रियों का हाल कर रखा है उस बात को वो नहीं भूल पाती। यह सही भी है और गलत भी है। सही इसलिए है कि ये बिल्कुल ठीक है कि सामूहिक स्त्री संचित दुख, स्त्री पर सदियों के अत्याचार और स्त्री मन शक्ति का दमन ही इसका बड़ा भाग। गलत इसलिए है कि इस तथ्य में से ही हम अपने स्व का, अपने सेल्फ का भाव ग्रहण करते हैं और अपने आप को सामूहिक पीड़ित छवि में कैद करते हैं। बात तो सही है कि ऐसा होता है, गलत ये है कि हम इसके साथ अपनी एसोसिएशन बना लेते हैं, अपने आप को इसके साथ इसी छवि में हम कैद कर लेते हैं। अगर किसी स्त्री में भी एंगर, रिजेंटमेंट, कंडमनेशन है तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप अपनी पेन बॉडी को अभी भी थामेंगे। जब कोई स्त्री रिजेंटमेंट में रहती है, प्रतिरोध में रहती है, निंदा में रहती है, गुस्से में रहती है, तो इसका अर्थ ये है कि उसने पेन बॉडी को अपने साथ ले रखा है, बनाए रखा है, छोड़ा नहीं है। ये कार्य उसको दूसरी स्त्रियों के साथ एकात्मकता का तो बोध देता है कि उनके दुख दर्द में वो भी शामिल है, लेकिन यह उसे अतीत के साथ बांधे रखती है और अतीत ही हमारे दुख का कारण है और उसे अपने एसेंस से, अपने सत्व से, अपनी ट्रू रियलिटी से, सच्ची शक्ति के पास पहुंचने से रोकती है, जो कि बहुत ही गलत बात। और अगर स्त्री अपने आप को पुरुष से अलग कर लेती है तो यह एहसास उसकी ईगो को और भी बढ़ा देता है, ताकत देता है कि लोग, मुझे पुरुष की आवश्यकता नहीं है, मैं पुरुष से अलग हो गई हूँ। तो आपका अहम, आपका सेल्फ, आपका ईगो जितना ताकतवर होता जाएगा उतने ही आप अपने सच्चे स्वरूप से दूर होते जाएंगे। इसलिए खुद को एक पहचान देने के लिए अपने संचित दुख का इस्तेमाल मत करें, इसके बजाय इसका सदुपयोग एनलाइटनमेंट के लिए। इसका जो बहुत ज्यादा दुख होता है वो हमें एनलाइटनमेंट की तरफ ले जाता है। पेन बॉडी को ट्रांसम्यूट करके अपनी चैतन्यता, अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाइए,
और इसका प्रयोग मासिक धर्म के दौरान किया जा सकता है और आप इसमें सफल हो सकते हैं। ये कैसे होगा कि मासिक धर्म के दौरान आप सामूहिक स्त्री संचित जो दुख है उससे पहले होने वाला तनाव जब आपको लक्षण महसूस हो जाए तो एकदम सजग हो जाइए, अवेयर हो जाइए और इससे पहले कि वो आपके ऊपर हावी हो उसको पकड़ लीजिए। पकड़ने का सीधा सा अर्थ क्या है कि अपने ध्यान का, अपने तवज्जो का, अपने केंद्र उस पर फोकस कर लीजिए। जिस भी चीज पर हम अपना ध्यान का फोकस कर लेते हैं वह चीज अपनी प्रेजेंस, वहां पर हमारी प्रेजेंस हो जाती है और उस चीज का खात्मा हो जाता है। तो भावना तेजी से सिमटना शुरू हो जाती है और ट्रांसफॉर्म हो जाती है। बस आप प्रेजेंट में रहते रहिए और अपना पूरा फोकस उस पर कर लीजिए। भीतर हो रही उथल पुथल को महसूस करते रहिए, ये जानिए कि वो कहाँ है और इस ज्ञान को बनाए रखिए। आप याद रखिए कि वह संचित दुख आपके मन का इस्तेमाल ना करें। इस समय वो मन का आश्रय ले सकता है, मन का इस्तेमाल कर सकता है। तो आप उसकी आप सोचेंगे तो वह आपके सोचने विचारने पर हावी हो सकता है, उससे आपको बचना है। आप जानते हैं कि पूरे अवधान का अर्थ होता है पूरी तरह से स्वीकार करना। जो भी दुख तकलीफ मासिक धर्म के दौरान हो रही है, अगर आप उस पर फोकस करते हैं इसका मतलब आपने स्वीकार कर लिया है। सस्टेन्ड अटेंशन देने का मतलब है पूर्ण स्वीकार, और सस्टेन्ड अटेंशन ही हमें ट्रांसफॉर्म करने में मदद करता है। हमारी एक रेडियंट कॉन्शियसनेस बन जाती है, कांतिमय चेतना बन जाती है। जैसे ही कैसे बन जाती है, जैसे ही कोई लकड़ी आग में या आग के नजदीक रखने से स्वयं को रूपांतरित कर देती है या वो अग्नि ही बन जाती है, उसी तरह मासिक धर्म भी न केवल आपके नारीत्व का एक आनंदपूर्ण अनुभूति बन जाती है बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन का एक पवित्र कार्य भी बन जाता है। जब आप ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा नई चेतनता को, नए होश को जन्म दे रहे हैं, फिर आप अपनी ट्रू नेचर की चमक में चमकेंगे, वो चमक बढ़ जाएगी और आपका सच्चा स्वरूप दोनों ही तरह से शाइन करने लगेगा। किस तरह? देवी की तरह स्त्री के रूप में भी और दिव्य बींग के रूप में। आप पुरुष स्त्री के द्वैत से परे हैं। ट्रांसेंडेंटल अफेक्ट का जो आता है इसके ऊपर असर आता है, वो भी आप दोनों शाइन करने लगेंगे। यानी देवी की तरह स्त्री रूप में भी और दिव्य बींग के रूप में भी आप पुरुष और स्त्री के द्वैत से परे हैं। ना आप पुरुष हैं, ना आप स्त्री हैं, आप केवल डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है। इस चीज का आभास आपको हो। यदि आपका पुरुष पार्टनर काफी रूप से चैतन्य है, कॉन्शियस है, होशपूर्ण है, मूर्छा से दूर है, तो वह आपको इस अभ्यास में मदद भी कर सकता है। जब कभी भी पेन बॉडी अस्थायी रूप से हावी होगी, चाहे वो मासिक धर्म के दौरान हो या किसी अन्य अवस्था में हो, तब आपका पार्टनर आपको गलत समझने की कोशिश नहीं करेगा, बल्कि वह इंटेंस प्रेजेंस को थामे रखेगा और संभालेगा। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए प्रेजेंट रहने के अलावा किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है। अन्य समय पर भी जब भी कभी वह अपने विचार प्रवाह के साथ, अपने थिंकिंग प्रोसेस के साथ खुद को एसोसिएट करने लगे, तो इस तरह उसके साथ पेश आए, उसके टेंशन को यहाँ और अब में लाकर उसे अपने मन से बाहर लाने में मदद करें और इसे अपनी चैतन्यता, अपनी होश, अपनी कॉन्शियसनेस, अपने बीइंग में वापस आने में मदद करें। इस तरह से आप दोनों के बीच प्योर और हाई फ्रीक्वेंसी का एक परमानेंट एनर्जी फील्ड पैदा हो। कैसा एनर्जी फील्ड होगा वो? उसमें कोई इल्यूजन नहीं होगा, कोई भ्रम नहीं रहेगा, कोई पेन नहीं होगा, कोई दर्द नहीं होगा, कोई कन्फ्लिक्ट नहीं रहेगा, कोई संघर्ष नहीं रहेगा, कोई ऐसी चीज नहीं जो तुम नहीं हो वह वहां पर मौजूद होगी। और ऐसी अवस्था में ऐसा कुछ भी सनशाइन नहीं कर सकेगा जो प्रेम सरवाइव नहीं कर सकेगा, जो प्रेम नहीं। वहां पर केवल प्रेम की ही उपस्थिति होगी, प्रेम ही विद्यमान होगा, दूसरी कोई भी चीज वहां पर मौजूद नहीं रह सकती। यह तुम्हारे संबंध के डिवाइन ट्रांसपर्सनल
पर्पस का रिप्रेजेंटेशन करता है। ये क्या है? ये जो तुम्हारे दोनों के संबंध है, रिलेशनशिप में आप हो, तो जो आपके डिवाइन ट्रांसपर्सनल आपसी संबंध जो है, उसका जो पर्पस क्या है, ये प्रेम पूर्ण होना है, उसका ये प्रतिनिधित्व करता है। यही तुम्हारी दिव्यता की पूर्णता का प्रकटीकरण है। आप डिवाइन रूप में पूर्ण रूपों से हो गए हो, ये इस चीज को दर्शाता है, प्रकट करता है। ये चैतन्यता का एक ऐसा भंवर है, ऐसा वॉर्टेक्स है, ऐसा बवंडर है, जो कि अन्य लोगों को भी अपनी तरफ खींच लेता है। इस प्रकार हम अपने उद्देश्य में सफल होते हैं। नेक्स्ट है और लास्ट, गिव अप द रिलेशनशिप विद योरसेल्फ। खुद के साथ संबंधों को खत्म कर दीजिए। वो कहते हैं अगर कोई पूर्णतया चैतन्य हो जाए, कॉन्शियस हो जाए, होशपूर्ण हो जाए, तो क्या तब भी उसे किसी संबंध की आवश्यकता रह जाएगी? और भी प्रश्न करते हैं कि क्या ऐसा पुरुष तब भी किसी स्त्री की ओर आकर्षित होगा, या क्या ऐसी स्त्री तब भी किसी पुरुष के बिना अपूर्णता का, इनकम्प्लीटनेस का महसूस करेगी? वो कहते हैं जब आप एनलाइटेंड हो या ना हो, तुम तो या तो एक पुरुष हो या एक स्त्री। आप एनलाइटेंड हैं या नहीं वो दूसरी बात है, लेकिन आप या तो एक पुरुष हैं और एक स्त्री हैं। इसलिए आप अपनी फॉर्म आइडेंटिटी या आकार या रूप वाली पहचान के लेवल पर पूर्ण नहीं है, संपूर्ण नहीं है, आधे आधे। आप पूरे का आधा भाग है। तो भगवान शिव के लिए कहते हैं ना अर्धनारीश्वर, तो वो क्या चीज, आधा भाग भगवान शिव पार्वती के रूप में है, आधा भाग शिव के रूप में है। वही बात हर पुरुष स्त्री पर लागू होती है कि वो पूर्ण नहीं है, आधा आधा है। आप पूरे का आधा भाग है। भले ही आप कितने ही कॉन्शियस हो, कितने ही अवेयर हो, कितने ही चैतन्य पूर्ण हो, ये आधा अधूरापन स्त्री पुरुष के आकर्षण के रूप में प्रकट होता ही रहता है, क्योंकि अपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर। विपरीत शक्ति वाले ध्रुव के प्रति खिंचते ही हैं। लेकिन उस आंतरिक जुड़ाव की अवस्था में आप ये खिंचाव अपने जीवन के ऊपरी स्तर पर ही महसूस किया करते हैं। जब आपकी आंतरिक जुड़ाव हो जाता है, एनलाइटनमेंट हो जाती है, तो ये ऊपरी स्तर पर ही आपको यह महसूस होता है, ये खिंचाव वास्तव में नहीं है। उस अवस्था में जो कुछ आपको होता है वो कुछ कुछ वैसा ही लगता है जैसे सारा संसार एक विशाल और गहरे समुद्र की सतह पर तरंगों या लहरों जैसा लगता है। जैसे पूरे समुद्र में जो लहरें और तरंगों की स्थिति है, वही स्थिति आपके पुरुष और स्त्री के आकर्षण की है जब आप एनलाइटेंड होते हो, जब आप आत्मज्ञान से परिपूर्ण हो। लेकिन जिस तरंग को ये ज्ञान हो जाता है, जिस व्यक्ति को ये ज्ञान हो जाता है कि वह कुछ अलग नहीं है बल्कि सागर ही है, उसी का भाग है, और इस तरह उसे अपनी विशालता और गहनता का भान हो जाता, तब उसके लिए लहरों और तरंगों के संसार का कोई महत्व नहीं रह जाता, सागर ही उसके लिए सब कुछ हो। लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आप दूसरे लोगों और अपने पार्टनर से गहराई से नहीं जुड़ते। वास्तव में जब आप बीइंग के प्रति, अपने होने के प्रति होशपूर्ण हो जाते हो, तो और भी गहराई से जुड़ जाते हो। इस समय आप आकार के झीने पर्दे के पार फोकस करने में सक्षम होते हो। जो आपका आकार है, जो आपका ये शरीर है, स्थूल शरीर है, इसके पार जो कुछ है उसको भी देखने में सक्षम हो जाती हो। यानी बीइंग के अवस्था में पुरुष और स्त्री एक ही होते हैं। यहाँ जेंडर का कोई अर्थ नहीं होता, कोई महत्व नहीं होता। बीइंग होती है, बीइंग का कोई भी जेंडर नहीं। तुम्हारे रूप और आकार की कुछ आवश्यकताएं जरूर होती हैं, लेकिन बीइंग की आवश्यकताएं नहीं होती है, क्योंकि ये ऑलरेडी ही कंप्लीट है, ऑलरेडी ही होल है, ऑलरेडी ही ये संपूर्ण। अगर ये आवश्यकताएं पूरी हो जाएं तो बहुत सुंदर, अगर नहीं भी होती हैं तो आपकी डीप इनर स्टेट पर इसका कोई अंतर नहीं पड़ता। इसलिए एक एनलाइटेंड पर्सन के लिए पूर्णता संभव है, पूरी तरह से पॉसिबल है कि यदि पुरुष और स्त्री वाला आकर्षण पूरा नहीं होता है तो आपने बाहरी जीवन में उसकी कमी महसूस करने के बावजूद वह पूरी तरह से संपूर्ण रहता है और भीतर से
शांति में रहता है, उसे कोई असर नहीं पड़ता उस आकर्षण का कि वो पूरा हुआ या नहीं। तो कहते हैं दूसरा प्रश्न इसमें लेखक पूछते हैं, लेखक से पूछा जाता है कि इन द क्वेस्ट फॉर एनलाइटनमेंट इज बीइंग गे ए हेल्प और ए हिंड्रेंस और डज इट नॉट मेक एनी डिफरेंस। वो कहते हैं क्या गे होना एनलाइटनमेंट में कोई रुकावट है या कोई डिफरेंस इसमें आता है, इसका भी हमें जवाब समझाइए कि पुरुष और स्त्री तो ठीक हो गए, लेकिन अगर कोई गे है तो उसको एनलाइटनमेंट के रास्ते में उसका गे होना क्या हिंड्रेंस है या कोई डिफरेंस भी इसमें आता है। वो कहते हैं जब आप एडल्ट होते हैं तब आपकी सेक्सुअलिटी यह मानने से कि आप दूसरों से अलग है, पुरुष भी नहीं है और स्त्री भी नहीं है, तो आपके विचार और व्यवहार के जो सामाजिक बने बनाए नियम हैं उनसे खुद को अलग करने के लिए तो जोर डाल सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपकी चेतना के स्तर को ऊपर उठा ले। जब आप गे होते हो तो जो समाज में कायदे कानून बनाते हैं उसकी तरफ तो आपका झुकाव हो सकता है, उनको तो आपको मानना होता है, लेकिन आपकी चेतना के स्तर को ये ऊपर उठा देता है उन लोगों की तुलना में जो अधिकांश रूप से बेहोशी में, अचेतनता में, मूर्छा में जी रहे होते हैं और वंशानुगत रूप से प्राप्त तौर तरीकों के बिना कोई सवाल उठाए स्वीकार करते हैं, जो उनको पीछे से अपनी माता पिता से या अपने दूसरे पूर्वजों से जो चीजें मिलती हैं उनको वो बिना क्वेश्चन उठाए स्वीकार कर लेते हैं। ऐसी स्थिति में समलैंगिक होना, गे होना मदद कर सकता है, क्योंकि किसी हद तक ये साधारण दायरे से बाहर होता है। ऐसा होना जो दूसरों को मुनासिब नहीं लगता हो या उनके द्वारा किसी कारण से ठुकरा भी दिया गया हो, ये जीवन को कठिन बना देता है। जहां तक एनलाइटनमेंट की बात है, यह स्थिति उनके लिए लाभदायक होती है, क्योंकि यह आपको अचेतनता से, अनकॉन्शियसनेस से, मूर्छा से बलपूर्वक बाहर कर देती है, फोर्सफुली बाहर ले आती है। यहाँ पर इस बिंदु पर अगर आप अपनी समलैंगिक होने को अपनी पहचान का आधार बना ले, जैसे आम स्त्री पुरुष अपने मन से तादात्म्य बना लेते हैं, अगर आप अपनी समलैंगिकता से पहचान बना लेते हैं तो आप एक जाल से निकलकर खुद को दूसरे जाल में फंसा रहे होते हैं। आप अपनी भूमिकाएं और काम धाम अपनी मानसिक छवि द्वारा दिए गए आदेशों के अनुसार करेंगे जो आपने एक समलैंगिक के रूप में बना लिया, तो आप फिर जाल में फंसते जाएंगे और तब आप अनकॉन्शियस हो जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे, मूर्छा में चले जाएंगे, अहम के मुखौटे के अंदर उदास रहेंगे। लेकिन निसंदेह आपको दूसरा चांस मिलता है, क्योंकि acute unhappiness can be a great awakening। तो कहते हैं आपको चांस मिलता है, आप ये हो, आपको वो वातावरण, वो स्थितियां मिली हैं जिसमें कि आपको एक्यूट अनहैप्पीनेस है, बहुत ज्यादा उदास हैं आप, और ये ऐसी स्थिति कई बार बहुत ग्रेट अवेकनर होती है। तो कहते हैं, प्रश्न करते हैं, इज इट नॉट ट्रू दैट यू नीड टू हैव ए गुड रिलेशनशिप विद योरसेल्फ and love yourself before you can have a fulfilling relationship with another person। नेक्स्ट क्वेश्चन लेखक के सामने रखा गया है कि क्या अगर आप अपने साथ, स्वयं के साथ भी क्या रिलेशनशिप रख सकते हैं, और जब तक कि आपकी फुलफिलिंग रिलेशनशिप दूसरे व्यक्ति के साथ चलती है, अगर वो ना हो या वो हो, दोनों स्थितियों में क्या आप अपने साथ संबंध रख सकते हैं, ट्रू रिलेशन होंगे आप। वो कहते हैं अकेले रहते हुए अगर आप खुद के साथ सहज नहीं रह पाते हैं, तब उस असहजता को भरने के लिए आपको संबंध की आवश्यकता पड़ती है, दूसरे व्यक्ति से, दूसरे स्त्री से, दूसरे पुरुष से आपको संबंध की जरूरत पड़ती है। लेकिन ये आप पक्का समझ लें कि वहां भी आपको असहजता किसी न किसी रूप में प्रकट हो ही जाए। ये बिल्कुल पक्का है कि आपको जो सहजता प्राप्त करने के लिए, खुशी प्राप्त करने के लिए, एक पूर्ण होने के लिए जब आपको दूसरे का सहारा लेते हो, तो वो बड़ा टेम्परेरी सहारा है, चाहे वो स्त्री है चाहे पुरुष है, वो फिर आपको उसी असहज स्थिति में लाकर खड़ा कर देगा। इसके लिए शायद आप अपने जोड़ीदार को कई बार अक्सर जिम्मेदार ठहरा देते हैं, लेकिन आपको करने की क्या जरूरत है कि आप इस स्थिति से बचने के लिए, इससे बाहर निकलने के लिए आप वर्तमान पल को पूरी तरह स्वीकार
यहाँ और अब में आप सहजता महसूस करेंगे और खुद के साथ भी सहज रहेंगे। अगर आप प्रेजेंट मोमेंट में रहना शुरू कर देते हैं, नाउ एंड हियर में रहना शुरू कर देते हैं, तो आपकी सहजता, आपकी इजीनेस बनी रहेगी। जब अपने आप से कोई संबंध बना लेते हैं तो आप दो में बट जाते हैं, मैं और मेरे में हो जाते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। लेकिन अगर आप अपने बीइंग के साथ रहते हैं तो वहाँ कोई भी मैं और मेरा नहीं रहता। जब आप प्रेजेंट में रहते हैं तो आप होल हो जाते हो, पूर्ण हो जाते हो, आपका बंटवारा नहीं है। ये है मन के द्वारा रचित द्वैत है, दुई है, जो आपके जीवन की तमाम गैर जरूरी कॉम्प्लेक्सिटीज, प्रॉब्लम्स और कॉन्फ्लिक्ट का मूल कारण हुआ कर। मन ये दुई पैदा करता है, मन ये ड्युअलिटी में आपको ले जाता है। वहीं पर यह मैं और मेरे का प्रश्न खड़ा करता है। तो एनलाइटनमेंट की जब अवस्था होती है तो सिर्फ आप ही आप होते हैं, मैं और मेरा या तुम और तुम्हारा मिलकर एक हो जाते हैं। अब अपने आप को आप जज नहीं करते हो, अपने लिए निर्णय और निष्कर्ष नहीं निकालते हो। वो अपाटोल कहते हैं कि डू नॉट फील सॉरी फॉर योरसेल्फ, डू नॉट फील प्राउड ऑफ योरसेल्फ। ना सॉरी महसूस करो, ना ही प्राउड में जाओ आप, ना ही लव करो और ना ही हेट करो। तो जो ये स्प्लिट होता है, जो दो में बांटता, स्प्लिट कॉज्ड बाय सेल्फ रिफ्लेक्टिव कॉन्शियसनेस इज हील। जो हमें दुई में बांट दिया जाता है, इसका अपने आप हील हो जाता है, इसका इलाज हो जाता है जब हम एनलाइटनमेंट की स्थिति में आ जाते हैं, जब ये दोनों मैं और मेरा, तुम और तुम्हारा एक हो जाते हैं। अपना ही अपना सोचने वाली चेतना के कारण हुए वे दो फाड़ तब भर जाते हैं और उसका अभिशाप खत्म हो जाता है। इट्स कर्स रिमूव, ये इसका अभिशाप समाप्त हो जाता है। फिर कोई ऐसा सेल्फ या अहम नहीं बचता जिसका प्रोटेक्ट करना पड़े, जिसको डिफेंड करना पड़े, जिसको फीड करने की आवश्यकता पड़ती हो। तो इसलिए लेखक कहते हैं कि जब आप एनलाइटेंड हो जाते हैं तो एक ऐसा रिश्ता होता है जिसे फिर आप आगे नहीं चलाते हो, और वो खुद के जो वो रिश्ता है वो है खुद के साथ। कोई आपका खुद का रिश्ता नहीं रहता, एक ऐसा रिश्ता हो जाता है जो अपने आप में पूर्ण होता है। और एक बार जब ये रिश्ता आपसे छूट जाता है तब आपके सभी संबंध प्रेम के संबंध हैं। मैं और मेरा जब खत्म हो जाता है, एनलाइटेंड हो जाते हो, पूर्ण हो जाते हो, तो ये रिश्ता छूट जाता है और आपके सभी संबंध प्रेम पूर्ण हो जाते हैं। जितने भी दुनिया में संसार में जीव हैं, सबके साथ जड़ चेतन, जड़ जैसी कोई चीज ही नहीं है, सब कुछ चेतन है और सभी के साथ प्रेम में आप पड़ जाते हैं। यही है हमारे इनलाइटेंड रिलेशनशिप। जब हम एनलाइटेंड हो जाते हैं तो हमारे रिलेशनशिप ऐसे हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी शांति और पेशेंस से सुना, आपका बहुत ही आभार। हरियाणा देश हमारा, जहाँ सारा